नमस्कार, मैं रवीश कुमार। G20 शुरू हो चुका है। भारत की अध्यक्षता में हो रहा है तो जाहिर है भारत का भी जोर रहेगा, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई G20 जैसे सम्मेलनों की कुलीनता कम हो गई है, इसमें जन भागीदारी बढ़ा दी गई है। इस दावे की सच्चाई कितनी है? बेशक अलग अलग शहरों में सम्मेलन की बैठकें होने से उन शहरों में हलचल तो हुई, मगर जनता की भागीदारी कैसे हो पाई? गोदी मीडिया के जानकार बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को बंद दरवाजों से बाहर निकाल दिया। तब तो गोदी मीडिया के एंकरों और चैनलों को ही बताना चाहिए कि G20 की 200 बैठकें हुई हैं, उनमें से कितनी बैठकों को उन एंकरों या उनके चैनलों ने कवर किया है। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बना है, कितना खर्च किया गया है और सुंदर बनाया गया है ताकि भारत और दुनिया भर के पत्रकार इसका लाभ उठाएं और G20 कवर करें। इस तरह का सौंदर्य बोध और जिम्मेदारी क्या आपको भारत के गोदी मीडिया के कवरेज में नजर आई? भारत के गोदी मीडिया को लोफर और लफंदर बना देने में आप दर्शक भी कम जिम्मेदार नहीं। इस गोदी मीडिया की उपयोगिता केवल एंटी मुस्लिम डिबेट और मोदी मोदी करने में रह गई है। शायद अब प्रधानमंत्री भी समझने लगे हैं, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन से पहले किसी भी गोदी चैनल के एंकर को सम्मेलन के बारे में टीवी इंटरव्यू नहीं दिया। उन्हें भी पता चल गया होगा शायद कि कूटनीति इनके बस की बात नहीं है। एक तरफ जहां गोदी मीडिया के कारण भारत की नाक कट रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रेस को लेकर भारत सरकार के रवैये से भी बदनामी हो रही है। आप CNN की इस हेडलाइन को देखिए, White House says India rebuffed request for more press access ahead of G20 summit। CNN ने लिखा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो पत्रकार यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा जब 8 सितंबर की शाम जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी उनके आवास पर मिलेंगे। व्हाइट हाउस ने भारतीय अधिकारियों से इसके बारे में कई बार पूछा, मगर प्रेस को इजाजत नहीं मिली। आपको सही में लगता है कि इस तरह की हेडलाइन के पीछे भारत सरकार जिम्मेदार नहीं? आखिर किस सवाल से बचने के लिए यह सब किया जाता है और भारत की साख दांव पर लगा दी जाती है? इसी जून में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब सवाल पूछने को लेकर कितना बवाल हुआ। क्या यह शर्म की बात नहीं कि व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने यह कहा है कि अगर भारत में बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अकेले करते, जो अजीब लगता। इसलिए अब वे वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान होगा। यह हालत हो गई है मदर ऑफ डेमोक्रेसी की। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने ट्वीट किया है कि जर्मनी ने जब G20 किया था तब मात्र 641 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि अकेले दिल्ली में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रगति मैदान के विकास पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने तो 3000 करोड़ रुपया लिखा है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि G20 समिट में मेहमानों को मोबाइल फोन दिया जाएगा, जिसमें कुछ पैसे भी होंगे, जिसके जरिए वो शॉपिंग कर सकेंगे ताकि मोबाइल फोन बैंकिंग का अनुभव कर पाएं। इसके लिए अलग से 24 भाषाओं की ऐप डिजाइन की गई है। इसका कुल बजट कितना है पता नहीं। यही नहीं, दिल्ली सहित 60 शहरों के आयोजन पे जो पैसा खर्च हुआ उसके बारे में सरकार को बताना चाहिए, पता तो चले कि कितना पैसा खर्च हुआ है। आप सोचिए, इतना पैसा खर्च किया गया और खबरें क्या आ रही हैं कि राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के स्वागत में रात्रि भोज का आयोजन हो रहा है। उसके लिए 80 साल के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है। यह है इनकी सदाशयता, मेजबानी। और आप आज के इंडियन एक्सप्रेस में मनमोहन सिंह का इंटरव्यू पढ़ लीजिए तो उनकी सदाशयता का अंदाजा मिल जाएगा। No, what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that?
हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए, इतना पैसा खर्च करने के बाद सरकार के मंत्री और गोदी मीडिया के एंकर G20 पर कम, सनातन धर्म पर ज्यादा बहस क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि G20 जन आंदोलन बन गया है, लेकिन यह कैसा आंदोलन चल रहा था जिसे खुद गोदी मीडिया गंभीरता से कवर नहीं कर रहा था। केवल गोदी मीडिया ही नहीं, प्रधानमंत्री के बयानों की प्राथमिकता भी आप देख लीजिए कि G20 के समय उन्हें कौन सी बात प्रमुख नजर आती है। अब आप ये हेडलाइन देखिए, 7 सितंबर के अखबारों में छपी है। नवभारत टाइम्स की पहली हेडलाइन है, पीएम ने कहा सनातन पर सख्ती से जवाब दे मंत्री। यह जागरण की हेडलाइन है कि सनातन पर आक्रामक और भारत पर तथ्य आधारित जवाब दे मंत्री। बताइए, 8 सितंबर से G20 का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी प्राथमिकता तय कर रहे हैं, तो वही गोदी मीडिया ने 7 सितंबर की शाम को कर दिखाया। दैनिक भास्कर, अमर उजाला से लेकर पत्रिका तक की हेडलाइन बता रही है कि प्रधानमंत्री किस पर डिबेट चाहते हैं। जिसके आयोजन पर अरबों रुपए बहा दिए गए, उसके शुरू होने से पहले उनकी ही ये हेडलाइन, उनके ही बयानों की हेडलाइन इन अखबारों में छपी है। तो निश्चित रूप से 7 सितंबर की शाम न्यूज चैनलों पर सनातन को लेकर डिबेट होना ही था। धर्म का मुद्दा हो या ना हो, इन चैनलों को यही करना आता है और वे कूटनीति के शानदार प्रदर्शन के मौके पर वही करने भी लगे जिसमें वे एक्सपर्ट बनाए गए हैं। यही नहीं, G20 के मौके पर दुनिया के कई बड़े अखबारों में मोदी राज में धार्मिक विभाजन की राजनीति को लेकर प्रमुखता से खबरें छप रही हैं। अब विदेशी अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत विस्तार से छप रहा है कि उनकी राजनीति बांटने वाली है। आपको हाल फिलहाल में शायद ही कोई लेख मिले जिससे लगे कि इन अखबारों में भारत का नाम हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने तो इसी को लेकर सवाल उठाए हैं कि मोदी अपनी निजी छवि चमकाने के लिए G20 पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। यह आज के न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख है। लिखा है कि जिस समय देश में G20 की मेजबानी हो रही है, उसी समय धर्म के आधार पर खाई भी बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हरियाणा के नूह की घटना पर विस्तार से रिपोर्ट छापी है। 2 दिन पहले गार्डियन के संपादकीय में लिखा गया है कि मोदी के राज में भारत एक अघोषित रूप से धर्म आधारित लोकतंत्र बन चुका है। इसमें नागरिकता को हिंदू राष्ट्रीय पहचान से देखा जाता है और जो हिंदू नहीं हैं उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। इस लेख में मणिपुर में चल रही हिंसा का भी उदाहरण दिया गया है और कहा गया है कि मोदी की पार्टी के लोग गैर हिंदू को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यह भी देख लीजिए, जापान के अखबार निक्केई एशिया में स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने लिखा है कि भारत के मोदी विश्व गुरु नहीं हैं। इनका लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपता रहता है। तो बाहर के अखबार इस खेल को अब समझ गए हैं। इसे साबित कर दे रहे हैं भारत के अखबार भी। तो विदेशी अखबार मोदी की राजनीति के इस खेल को समझ गए हैं और इसे सही साबित कर दे रहे हैं भारत के अखबार जो आपके घरों में आते हैं। अगर आप इन लेखों को भारत के अखबारों में धर्म के मुद्दे पर छप रही खबरों से मिलाकर देखेंगे तो आप ही बताइए कि फिर दुनिया भारत पर और क्या लिखेगी। यही नहीं, गोदी मीडिया में जो कवरेज हो भी रहा था उसकी गंभीरता इतनी ही थी कि एक एंकर बाइक पर सांसद को लेकर दिल्ली दर्शन के लिए निकलती हैं। पूरा कवरेज ऐसे हो रहा है जैसे कोई मेला लग गया है। दरअसल दुनिया भर में गोदी मीडिया भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा है। दुनिया भर से आए राष्ट्र प्रमुखों के सम्मेलन का कवरेज केवल एक नेता के लिहाज से तो नहीं किया जाएगा, लेकिन शहर में तो उसी एक नेता के ही पोस्टर लगे हैं, तो गोदी मीडिया भी मोदी मोदी ही करेगा। क्या सरकार ने खुद इसे मोदी मोदी में नहीं बदला है? तो गोदी मीडिया का जो घटिया कवरेज है वो आसमान से नहीं आया, उसे प्रोत्साहित कौन कर रहा है आप समझ सकते हैं। 4 दिनों के लिए क्या यह सरकार खुद को भारत बनाम इंडिया और सनातन पर बोलने से नहीं रोक सकती थी? G20 का कवरेज अब यही होगा कि नेता टहलते दिखेंगे, हंसते दिखेंगे, हाथ मिलाते दिखेंगे। हो क्या रहा है भारत की जनता को पता भी नहीं चलेगा। इस बीच एक और मुद्दा तेजी से ऊपर आ गया जिसे लेकर वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ा। यह खबर आपको इतनी प्रमुखता से टेलीग्राफ में ही मिलेगी।
प्रोफेसर अशोक मोदी के आर्टिकल को लेकर टेलीग्राफ ने पहली खबर बनाई है। मूल आर्टिकल का टाइटल ही मारक है, इंडियाज फेक ग्रोथ स्टोरी। अशोक मोदी अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिखाया है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने गलत बताया है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच भारत की जीडीपी 7.8% रही है। असल में यह 4.5% है। अशोक मोदी का कहना है कि अप्रैल जून की तिमाही में उत्पादन से कमाई सालाना 7.8% की दर से बढ़ी है, मगर खर्चा केवल 1.4% की दर से ही बढ़ा। एनएसओ घटते खर्च के आंकड़े को ठीक से पेश नहीं कर पा रहा है, जबकि जनता काफी संघर्ष कर रही है और विदेशों में भारत के माल की खास मांग नहीं है। अशोक मोदी बताते हैं कि 2019 में ही भारत की जीडीपी 3.5% थी और कोविड के बाद यह फिर से 3.5% के आसपास आकर टिक गई है। हाल के डेटा से इसका कारण पता चलता है, बढ़ती असमानता और नौकरियों की घोर कमी। G20 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबारों में एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस बात का एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने भारत को सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भी कहा। आज दोनों ही बातों को चुनौती दी गई है। क्या इसलिए हर कुछ दिनों पर एक बड़ा इवेंट किया जाता है? धार्मिक मुद्दों के आते ही मंत्रियों को कुदा दिया जाता है। गोदी मीडिया भी कूद पड़ता है ताकि ऐसी सच्चाई सामने ना आ पाए। मंत्री खुद से नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के कहने पर आक्रामक हो जाते हैं। सवाल है कि क्या मेहमानों के बीच अपना दबदबा दिखाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी की गई है? प्रोफेसर अशोक मोदी ने लिखा है कि यह झूठ है, इसलिए बोला गया है ताकि G20 के लिए आ रहे मेहमानों के सामने जलवा दिखाया जा सके। मगर इस लेख ने गुब्बारे को पंचर कर दिया। यह कितना दुखद है कि आंकड़ों की सत्यता को चुनौती दी जा रही है और देश से लेकर दुनिया को भ्रम में डाला जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन और भारत की अर्थव्यवस्था के आकार में ही कई गुना का अंतर है। चीन की अर्थव्यवस्था 18 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत की करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की। प्रोफेसर अशोक मोदी ने लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नौकरी का सृजन नहीं कर पा रही है, खासकर ऐसी नौकरी जिससे लोगों का जीवन स्तर सम्मानित हो सके। यह सच कौन नहीं जानता है? एक बात याद रखिएगा, प्रोफेसर अशोक मोदी अमेरिका की एक बड़ी नामी यूनिवर्सिटी प्रिंसटन है, वहां पढ़ाते हैं। वहां पर अगर मोदी सरकार के किसी भी मंत्री के बच्चे का एडमिशन हो जाए तो वे दौड़ कर जाएंगे और 100 लोगों को बताएंगे कि उनके बच्चे को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बुलावा आया है। सोचिए, दुनिया भर के पत्रकार जब भारत के अखबार खोलेंगे तो क्या पढ़ने को मिलेगा? ये मिलेगा, ये IIT मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहेरा का बयान। उन्होंने कहा है कि मांस खाने के कारण हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है। चांद पर उपग्रह भेजने वाले देश के IIT का डायरेक्टर यह सब बकवास कर रहा है और पद पर बना हुआ है। कायदे से इस व्यक्ति को उसी वक्त पद से हटा देना चाहिए था। अब आप बताइए, क्या क्या छिपाएंगे, किस किस से छिपाएंगे, कहां कहां पर्दा लगाएंगे? भारत की आर्थिक हालत खराब है, इस तथ्य को छुपाकर सोने चांदी के बर्तनों में मेहमानों को खाना खिलाकर क्या हम वाकई दुनिया में नाम कमा लेंगे, और वो भी झूठ बोलकर? अशोक मोदी के इस लेख को नजरअंदाज करना मुश्किल था, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अलग तरीके से बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के खंडन का एक हिस्सा ट्वीट करते हुए जवाब दिया है। कहा है कि जब कोविड के बाद हमारे डेटा में काफी अंतर था और हमने ही स्वीकार किया था, तब तो डेटा नकारने वालों ने हंगामा नहीं किया। हमने इस बार कोई फेरबदल नहीं की, हमेशा जिस तरह से डेटा का इस्तेमाल होता है वैसा ही किया है। RBI ने 8% विकास दर का अनुमान लगाया था, बात वो नहीं है। अशोक मोदी कारण बता रहे हैं कि क्यों भारत की जीडीपी अप्रैल से जून की तिमाही में 7.8% नहीं है, केवल 4.5% है। लाइव मीट में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जवाब दिया है, कृपया आप उसे पढ़ लें। हम आपको आर्थिक पत्रकार TN नाइनन के लेख का एक हिस्सा बताना चाहते हैं।
कौन नहीं चाहेगा कि देश की अर्थव्यवस्था चमकती रहे और इसका लाभ सभी को मिले, मगर जिस तरह से दुनिया भर में दावेदारी की जा रही है, सबकी नजर अब भारत के आंकड़ों पर पड़ने लगी है। आप इन आंकड़ों की जगह सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर गिनकर नहीं भर सकते हैं। इसी साल जुलाई में द प्रिंट में वरिष्ठ पत्रकार टीएन नायनन ने लिखा है कि भारत तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं है। सऊदी अरब की जीडीपी 2022 में 8.7% की दर से बढ़ी है, वियतनाम 8% की दर से। 2023 की पहली तिमाही में फिलीपींस की जीडीपी 6.4% रही है, भारत से आगे। हालांकि ये सभी आकार के मामले में भारत से छोटी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन सरकार है कि हर दिन दोहराती है कि भारत ही सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यही चारों तरफ छपता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज के इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा है। मनोज सीजी और पी वैद्यनाथन अय्यर को दिए इस इंटरव्यू को आप पढ़िए, पता चलेगा कि वे किस उदारता और सदाशयता से G20 की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद आप बीजेपी या खुद प्रधानमंत्री मोदी से नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि उनके जीवन काल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और वे इसे होता हुआ देख रहे हैं। विपक्ष के नेता से जिन्हें जी भरकर अपमानित किया गया हो, जिन्हें तब भी मौन मोहन सिंह कहा गया जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, पत्रकारों को अपने साथ लेकर जाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक विस्तृत लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप मनमोहन सिंह के विमान में देख सकते थे कि भारत के प्रधानमंत्री का हवाई जीवन विलासिता भरा है या सादगी भरा। अब प्रधानमंत्री मोदी के विमान के भीतर क्या है, 10 साल से किसी ने नहीं देखा। तरह तरह की कहानियां बनती रहती हैं। मनमोहन सिंह ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की नीति की भी तारीफ की, मगर 2 बातों की तरफ ध्यान भी दिलाया। 7 सितंबर के वीडियो में हमने दिखाया था कि दिल्ली के बड़े हिस्से में लगे पोस्टरों में केवल नरेंद्र मोदी हैं, मेहमानों के पोस्टर नजर नहीं आते। इस आयोजन को मोदी सम्मेलन में बदल दिया गया है। G20 की सराहना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने धीमे स्वर में उतनी ही प्रमुखता से एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के मंच पर भारत को स्थान मिल रहा है, उसका घरेलू राजनीति में मुद्दा होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन यह भी जरूरी है कि निजी राजनीति के तौर पर विदेश नीति और कूटनीति का इस्तेमाल करने में संयम बरती जाए। मनमोहन सिंह का इशारा शायद आयोजन पर मोदी की छाप की तरफ था। G20 के तमाम पोस्टरों को आप खुद भी देखिए तो लगेगा यह मोदी 20 है। एक्सप्रेस ने इस बात को लेकर हेडलाइन नहीं बनाई कि निजी इस्तेमाल को लेकर मनमोहन सिंह ने चेतावनी दी है, यह बात अलग से नोट कीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि वे भारत को लेकर आशावान हैं, बशर्ते भारत के समाज में भाईचारा बनी रहे, क्योंकि हर तरह की प्रगति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। भारत हमेशा से सभी का स्वागत करता रहा है, इस खूबी को बचाकर रखा जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने G20 को लेकर भी कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि G20 ने 2008 के आर्थिक संकट के दौरान बहुत अच्छा काम किया। सरकारों के नीतिगत फैसलों के बीच तालमेल रही, बातचीत के लिए एक मंच मिला। आज डी ग्लोबलाइजेशन की बात होने लगी है, यानी सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। व्यापार प्रतिबंधों की बात हो रही है, इनसे मौजूदा आर्थिक स्वरूप पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत के लिए अवसर भी खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के हित में है कि वह पश्चिम देशों के आपसी झगड़े में ना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को इस सम्मेलन से दूर रखना चाहिए। G20 इसके लिए नहीं बना है। भारत अपनी नजर से देख रहा है तो अमेरिका भी इस सम्मेलन को अपनी नजर से देखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं G20 के लिए रवाना हो रहा हूं। आर्थिक सहयोग का यह एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसका फोकस इस बात पर रहता है कि अमेरिका की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर क्या प्रगति हो रही है। यही नहीं, इसका फोकस इस पर भी रहता है कि विकासशील देशों के साथ किए गए वादों को निभाना है और हमारी प्रतिबद्धता को दिखाना होता है कि G20 जो तय करता है उसे पूरा भी करता है। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, संवाद करते हैं, हम बेहतर होते हैं। बाइडेन ने सभी देशों की साझा प्राथमिकता की बात बाद में की, सबसे पहले अमेरिका के हित की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अखबारों में जो संपादकीय लिखे हैं उसमें इस बात पर जोर दिया है कि भारत G20 को अंतिम आदमी तक ले जाना चाहता है। यह एक आदर्शवादी बात है।
जिसका ग्लोबल व्यवस्था में धरातल पर कोई मतलब नजर नहीं आता, फिर भी लिखने सुनने में अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में जितनी आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, उसे G20 के पास कम करने का कोई प्लान नजर नहीं आता, ना अभी तक उसे इस दिशा में कोई सफलता भी मिली है। इस सम्मेलन में बार बार ग्लोबल साउथ का जिक्र आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 के मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज प्रमुखता से उठनी चाहिए। कई बार मैं भी और निश्चित रूप से आप में से कई लोग चक्कर में पड़ जाते होंगे कि यह ग्लोबल साउथ क्या भला है, तो आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में इसकी बात कर लेते हैं। ग्लोबल साउथ कोई भौगोलिक हिस्सा नहीं है। जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हैं, वे भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा माने जाते हैं, जैसे भारत, चीन और अफ्रीका के देश। यह शब्दावली उन देशों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो गरीब हैं, विकासशील हैं और अतीत में कभी उपनिवेश रहे हैं। लेकिन चीन और खाड़ी के देश विकसित देश हैं, विकासशील देश नहीं हैं, फिर भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो काफी चीजों से मिलाकर ग्लोबल साउथ बनता है। उदाहरण के लिए कुछ देश हैं भारत, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, इजिप्ट, पेरू इत्यादि, जिनके ऊपर कभी विकसित देशों की दादागिरी चला करती थी। अब वे अपनी बात उनके सामने कहने के लिए तैयार हैं। यह एक नई आवाज है जो ग्लोबल व्यवस्था में प्रमुखता से ऊपर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही ग्लोबल संस्थाओं में सुधार और नए सदस्यों की भागीदारी की बात करते रहे हैं। उन्होंने अपने संपादकीय लेख में लिखा है कि भारत ग्लोबल साउथ और अफ्रीका जैसे विकासशील देशों की आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाने पर जोर दे रहा है। इसी सोच के साथ भारत ने जनवरी में द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑनलाइन सम्मेलन किया था, जिसमें 125 देशों ने हिस्सा लिया। उसमें उनके इनपुट और विचार लिए गए। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीका से बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का सदस्य बनाने पर सहमति हो गई है, ऐसा अखबारों में छपा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कर दिखाया है कि कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर असमानताओं को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दुनिया भर में अरबों लोग जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है या जिनके पास डिजिटल पहचान नहीं है, उन्हें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के माध्यम से साथ लिया जा सकता है। किसी भी सम्मेलन को सिरे से खारिज करना ठीक नहीं। जो मेजबान होगा वो उससे उम्मीद रखेगा ही, लेकिन G20 क्या इसे पूरा करने में सफल होगा? चीन और रूस के नहीं आने पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अलग अलग कारणों से नहीं आ रहे हैं, भारत के कारण से नहीं। फिर भी भारत की अध्यक्षता में अगर आते तो क्या यह भारत की कामयाबी नहीं होती? भारत, रूस, अमेरिका और चीन को एक मंच पर नहीं ला सका। कई लेख ऐसे भी छपे हैं जिनमें G20 की जरूरत पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। हम इन तस्वीरों के साथ साथ गार्डियन के लैरी एलियट के एक लेख का हवाला देना चाहते हैं। लैरी ने लिखा है कि G20 का नारा तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रख दिया गया है, मगर यह सम्मेलन आपसी मतभेदों के कारण अपनी प्रासंगिकता गंवाते जा रहा है। दुनिया के उत्पादन का 80% G20 करता है। उस हिसाब से इसके मंच पर जलवायु संकट, वित्तीय स्थिरता और गरीब देशों को कर्ज से राहत देने के मामले में एक सहमति बननी चाहिए, मगर सच्चाई यह है कि इन मामलों में इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। 2008 के आर्थिक संकट के अगले साल के G20 को ही सब याद करते हैं कि कितनी साझेदारी बनी। उसके बाद से यह सम्मेलन भीतर भीतर बिखरता जा रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ गए थे, उसे देखते हुए G20 जैसे मंच का बनना स्वाभाविक था, क्योंकि G7 अकेले सभी मसलों का हल नहीं निकाल पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। यही नहीं, सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। नतीजा यह होता है कि इसका सम्मेलन फैसलों के लिए कम, फोटोबाजी के लिए ज्यादा जाना जाता है। यह आर्थिक मसलों का सम्मेलन तो है, मगर यूक्रेन युद्ध के कारण बंट गया है। भारत और चीन के बीच भी रिश्ते खराब हुए हैं। बीजिंग और अमेरिका के बीच एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है। इस कारण G20 में आर्थिक एकजुटता का बनना मुश्किल होता जा रहा है। यही नहीं, पर्यावरण के मसले पर भी इस सम्मेलन से कुछ ठोस नहीं निकला है। इसकी यही खूबी है कि इसमें अमीर देश भी हैं, गरीब देश भी हैं, सब एक दूसरे के साथ आते हैं। इसके बाद भी यह सम्मेलन एक दूसरे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता है। Global South, developing countries, emerging markets, which has been a very, very key component of India's presidency, must be able to get long-term financing and must be able to use new and
instruments for financing. यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस ओर इशारा किया है, जिसका जिक्र हम इसी वीडियो में पहले कर चुके हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि गरीब देशों पर कर्ज का जो बोझ लादा गया है उसे कैसे हल्का किया जाए। गरीब देशों से कहा जाता है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाते जाएं, इससे उनकी गरीबी दूर होगी, मगर ऐसा नहीं होता। उल्टा यह जलवायु संकट का कारण बनता जाता है। सबकी नजर इस बात पर है कि क्या 10 सितंबर को साझा बयान जारी होगा। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और चीन अड़चने पैदा कर रहे हैं। उनके नहीं रहने पर भी अगर यह साझा बयान जारी नहीं होता है तो G20 की प्रासंगिकता पर नए सिरे से सवाल उठेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।